हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर बार हम आपकी सेहत से जुड़े विषय को लेके आते हैं और आज भी हम एक ऐसा ही विषय आपके साथ लेके आए हैं। आम जनता की अगर मैं बात करूं, आम लोगों की अगर मैं बात करूं तो हर बार हम आम लोग या बात करूं, हर बच्चे से लेकर बड़ा जो है एक समस्या से गुजरता है जिसे हम कहते हैं गैस। जो आम व्यक्ति को देखा जाए तो आज के समय में चाहे वो खान पान की वजह से हो या अगर हम बात करें उसकी दिनचर्या की वजह से हो, तो कई बार हम उस गैस को और एसिडिटी को नज़रअंदाज करते हैं और उसे आम गैस और एसिडिटी समझते हैं, जो एक आने वाले समय में एक भयंकर रूप ले सकती है जिसे हम स्टमक अल्सर कहते हैं। आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम इसी विषय पे बात करेंगे। स्टमक अल्सर, पेट का अल्सर के विषय में हम बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विशाल बौद्ध जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि मैंने बात की, अपने दर्शकों को बताया कि जो गैस की समस्या है एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, किसी भी उम्र के बच्चे की अगर हम बात करें, बुजुर्ग की, तो किसी को भी आज के समय में गैस की मेन प्रॉब्लम रहती है। अगर हम गैस इसको थोड़ा से हट के पहले हम पेट के अल्सर की मैं बात समझना चाहूँ तो हर गैस को तो नहीं कह सकते हम, तो पेट का जो अल्सर है वो आसान भाषा में अगर मैं उसे समझना चाहूँ तो वो क्या है? अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें कि पेट का अल्सर क्या है तो हमें समझना पड़ेगा कि अल्सर का मतलब होता है एक घाव या जख्म होना। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वो वहाँ पे घाव या जख्म बन जाता है। इसी तरीके से जो हम जो खाना खाते हैं वो हमारी खाने की नाली से पेट की थैली में जाता है और फिर हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। जो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारी खाने की नाली है, खाने की थैली है और जो छोटी आंत है, वो भी स्किन की तरह एक कवरिंग उसमें होती है, इसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जब उस कवरिंग में कोई जख्म या घाव हो जाता है तो उसे हम अल्सर कहते हैं। और जो ये जख्म या घाव अगर जैसे जो पेट की थैली है जिसे हम स्टमक कहते हैं और जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसे हम डुडेनम कहते हैं, अगर उस एरिया में होता है तो ऐसे जख्म या घाव को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। जी सर, पेट के जो अल्सर की अगर हम समस्या की बात करें तो ये किस वजह से जो है वो रहता है कि आज के समय की अगर हम दौर की बात करें तो बहुत ही लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज है, तो क्या कोई वो कारण होते हैं? तो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी कि मेन कारण क्या है इसका। देखिए, जो पेट का अल्सर होता है मुख्यतः अगर हम 100 केसेस देखें तो 90% के जो केसेस होते हैं वो जो है दो मुख्य कारण उसके रहते हैं। एक होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं एच पॉलोराई बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया, और दूसरा जो होता है वो होता है पेन किलर का यूज़ है। जो एच पॉलोराई बैक्टीरिया है वो जो है गंदे खान पान से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। और जो ये बैक्टीरिया है ये डेवलपिंग कंट्री में बहुत कॉमनली पाया जाता है। जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, फूड और वाटर की जो प्रॉपर क्लीनिंग है उसकी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ों से ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है और इसकी प्रेवलेंस जो इंडिया जैसी कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री में है, बहुत ज़्यादा है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया में इससे सफ़र कर रही है। हमने एक स्टडी की थी हिमाचल में, काजा डिस्ट्रिक्ट में, आपका लॉरेंस स्पीति डिस्ट्रिक्ट के काजा प्रोविंस में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि 80% लोगों को जो है एच पॉलोराई का इन्फेक्शन है, जो पेट के कंप्लेंट के साथ आए थे। तो ये एक मुख्यतः कारण है जो कि गंदे खान पान से ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। जो दूसरा मुख्य कारण रहता है वो रहता है पेन किलर्स। जैसे कि बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ हैं, आम दर्द की दवाइयाँ होती है, जैसे कि डिक्लोफेनाक नाम से दवाई मिलती है, डिक्लोबिन करके, ब्रूफेन लोग खाते हैं। कोई पेन हो जाती है, कोई भी केमिस्ट के पास जाते हैं और पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एज होती है, जोड़ों की दर्दें होती है लोगों को, तो उनकी रिलीफ के लिए वो ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन अपने आप ही पेन किलर ले लेते हैं, तो वो भी सेकंड मुख्य कारण है।
इसके अलावा जैसे कुछ लोगों को अगर शुगर की बीमारी है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों को जो है खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती है, तो उनकी वजह से भी होता है। जैसे एस्पिरिन की गोली है, क्लोपिडोग्रिल की गोली है, तो ये खून पतला करने की दवाइयाँ हैं जो कि हार्ट के रोगियों को दी जाती हैं, इनकी वजह से भी अल्सर होता है। कुछ और मेडिसिन होती है जैसे बिसफॉस्फोनेट जो हड्डियाँ कमज़ोर होने पे दी जाती है, उनकी वजह से, स्टीरॉयड की वजह से। तो ये मुख्यतः कारण है। 90% केसेस इनकी वजह से होते हैं। 5 to 10% केसेस होते हैं वो रेयर कॉजेज़ की वजह से होते हैं, जैसे कि कुछ वायरस का इन्फेक्शन हो सकते हैं या टीबी का इन्फेक्शन, कई बार कैंसर भी हो सकता है अंडरलाइन, वो भी अल्सर जैसा प्रेजेंट कर सकता है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि पेन किलर्स के बारे में हमने बात की, हमने वाटर के बारे में बात की कि कई बार गंदा खान पान की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो शुरुआती लक्षण जो होते हैं जब ये स्टमक अल्सर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआती लक्षण जैसे कई बार हम कहते हैं कि गैस हो गई है, डाइजिन पी ली या कोई नॉर्मल चीज़ें ले ली या घरेलू उपचार कर लिए तो उससे रिलीफ मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि वो नॉर्मल गैस है। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, क्या वो लक्षण इंडिकेशन होता है हमें? हाँ, देखिए इसमें जो लक्षण है वो मुख्यतः जो अल्सर हमने बताया पेप्टिक अल्सर, वो स्टमक और छोटी आंत का पहला हिस्सा डुओडेनम जिसे हम कहते हैं, वो उस जगह पे घाव की वजह से होते हैं। और जो ये घाव है इस रीजन को हम एपिगैस्ट्रियम रीजन कहते हैं, जो हमारे नाभि के ऊपर का हिस्सा होता है और चेस्ट बोन के नीचे का हिस्सा होता है, ये जो बीच का एरिया होता है इसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तो इस एरिया में अगर व्यक्ति को दर्द रहती है या जलन होती है या खाने के बाद ये एरिया एकदम से फूल जाता है, उल्टी का मन करता है या एकदम से 2 रोटी खाने के बाद जैसे लगता है कि पेट भर गया है, तो ये कॉमन जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती हैं। कई बार क्या होता है कि ये अल्सर कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, ऐसे सिम्टम नहीं होते, डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। जैसे कि कई बार अगर ये घाव ज़्यादा गहरा है तो ये साथ में अगर कोई खून की नस बह रही है तो ये उसके ऊपर भी जख्म जो है उसको अपने अंदर ले लेता है और उससे ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार जो है व्यक्ति खून की उल्टी के साथ या काले रंग के दस्त के साथ उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। कई बार जब ये जख्म भरता है तो ये आंत को तंग कर देता है, जिससे कि आगे जो हम खाना खाते हैं वो आगे नहीं जा पाता, वहीं रुक जाता है। तो उससे क्या हो सकता है कि लार्ज अमाउंट में रिकरेंट वॉमिटिंग के साथ जो है वो पेशेंट आ सकता है। कई बार अचानक बहुत तेज़ दर्द के साथ आ सकता है कि कई बार अल्सर ऐसे आता है कि वो फट जाता है और पूरे पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनके साथ जो है व्यक्ति प्रेजेंट करता है हमारे पास। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि आज के लाइफस्टाइल की मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्या ये कारण भी हो सकते हैं जो लाइफस्टाइल है, हमारा सोने का प्रॉपर समय नहीं है, खाने की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रॉपरली नहीं है, क्या ये खाना और लाइफस्टाइल भी क्या पेट के अल्सर को बढ़ावा देते हैं? देखिए अगर हम 1980 से पहले की बातें करें तो उस टाइम जो है मुख्यतः इन्हीं कारणों को वजह माना जाता था कि आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड आप ले रहे हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। पहले असम्पशंस होती थी ये तो 1980 से 84 के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक एच pylori नाम का बैक्टीरिया डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि जो स्टमक है उसमें ये बैक्टीरिया डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर देखा कि जो मुख्यतः कारण है ये कारण है, हाँ, लेकिन ये जो खाने पीने का जो लाइफस्टाइल का चेंजेस हैं हमारे, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या ऑयली फूड खा रहे हैं या स्पाइसी फूड खा रहे हैं, ये अगर आपके अल्सर की बीमारी अगर आपको है या बैक्टीरिया आपके अंदर है तो ये उसके लक्षणों को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकता है। ये अल्सर की जो है कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। तो ये जो सिम्टम है उनको तेज़ करता है। जी, तो अल्सर जो पेट के अल्सर की जांच कैसे की जाती है, क्या टेस्ट कौन से किए जाते हैं? शुरुआती समय में अगर जो है जो पेशेंट है उसको पहचान ले तो इससे जो है इसकी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। तो शुरुआती जांच कैसे होती है इसकी? देखिए जो हमने आपको लक्षण बताए, जो अल्सर के लक्षण बताए, बहुत सारे जो ये लक्षण है एक कॉमन एक डिस्पेप्सिया अम्ब्रेला टर्म के अंडर ये लक्षण आते हैं, जिसमें हम जैसे कह रहे हैं कि जलन की दिक्कत हो रही है एपिगैस्ट्रिक रीजन में या फुलावट हो रही है, तो इनको हम कॉमनली डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों में जो है ये अल्सर के बिना भी ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि अगर पेशेंट में कोई अलार्म सिम्टम अगर हैं तो हम डायरेक्टली एंडोस्कोपी करते हैं। अगर मान लो कोई अलार्म सिम्टम नहीं है तो हम जो है पहले आपका स्टूल का या ब्रेथ टेस्ट करके उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब है अलार्म सिम्टम का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति की उम्र जो है 50 साल से ऊपर है और इस तरीके का सिम्टम है, या उसमें अलार्म सिम्टम उसकी भूख कम हो गई है, उसके वजन में कमी आ रही है, या उसको खून की उल्टी आ रही है या खून की कमी हो गई है,
तो इन लक्षणों को हम कहते हैं कि ये अलार्म सिम्टम है। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो हम डायरेक्टली पेशेंट की एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी जो है वो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब होती है, उसके आगे कैमरा लगा रहता है। तो वो हम जो है ओपीडी डे केयर प्रोसीजर करते हैं, 1 to 2 मिनट का प्रोसीजर रहता है। उसमें हम गले को सुन करते हैं और हम वो स्कोप इंट्रोड्यूस करके ऑन रियल टाइम हम अंदर जाके जख्म को देख सकते हैं। जैसे हम बाहर अपने शरीर में जख्म को देख सकते हैं, वैसे ही उस कैमरे से हम अंदर जख्म देख सकते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। तो उससे हम ना केवल जख्म को देख सकते हैं, अगर उस जख्म से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, मान लो कोई उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी हम इलाज कर सकते हैं। उसमें क्लिप लगा सकते हैं या उसको ब्लीडिंग को रोक सकते हैं वहाँ पे इंजेक्शन लगा के। अगर हमें शक हो रहा है कि जो अल्सर है वो ऐसा देखने में लग रहा है कि कहीं कैंसर का अल्सर तो नहीं है, तो हम उससे टुकड़ा लेके जांच के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये इसका एंडोस्कोपी के फ़ायदे रहते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को अलार्म सिम्टम नहीं है और व्यक्ति अगर 50 साल से नीचे का है, उसके वजन में कोई कमी नहीं आ रही, उसकी भूख भी ठीक है, तो हम जो है नॉन इन्वेजिव टेस्ट हम कहते हैं कि हम, क्योंकि ये इन्वेजिव टेस्ट है तो हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट से प्रेफरेबली उनमें टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन रीज़न हमने कहा कि एच pylori बैक्टीरिया रहता है, तो हम एच pylori बैक्टीरिया के लिए एक स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है, स्टूल का टेस्ट होता है, वो कर लेते हैं, या ब्रेथ टेस्ट होता है वो कर लेते हैं। तो उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये एच pylori है, तो ये लाइकली कॉज जो है वो सिम्टम्स का है, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं एच pylori बैक्टीरिया का। जी, जैसे आपने बताया कि अगर आपको लगे तो आप पहले एंडोस्कोपी करते हैं, उसके बाद स्टूल टेस्ट के बारे में आपने बताया हमें। हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि उनमें अलार्म सिम्टम मतलब कि खतरे वाले सिम्टम जो कि इंडिकेट करते हैं कि अंदर कैंसर भी हो सकता है या बड़ा अल्सर भी हो सकता है या ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन के साथ हो सकता है, वो है तो हम एंडोस्कोपी फर्स्ट करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये अलार्म सिम्टम नहीं है, इनमें प्रेफरेबली यंग पेशेंट है, कोई वेट लॉस नहीं है, कोई अनीमिया नहीं है, है ना, तो उसमें हम जो है नॉन इन्वेजिव टेस्ट जैसे स्टूल टेस्ट भी हम इनिशियली कर सकते हैं। जी, कई बार जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अवेयरनेस के लिए हम बता रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपने बताया कि जो नाभि से ऊपर के एरिया से आपने ये बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस नाभि के एरिया में कई बार हम ऐसा होता है कि काफ़ी ट्रैवल है या कई बार घूमने जाते हैं, तो कई बार जो है प्रॉब्लम हमें जो आती है, तो क्या उस समय ये वो भी सिम्टम हम उनको मान सकते हैं? नहीं, देखिए थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो पेप्टिक अल्सर है यूजुअली ये क्रोनिक इलनेस रहता है। अगर आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का, जैसे आपने कोई हैवी मील ले लिया, कुछ रिफ्लक्स सिम्टम कई बार उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या आपने कोई ट्रैवल में आपका मिसमैच हो गया है, टाइमिंग फूड की ठीक नहीं है, तो वो सिम्टम अगर 1 से 2 दिनों में अपने आप रिजॉल्व कर गया तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कंप्लेंट परसिस्टेंट है, आपको लग रहा है कि बीच बीच में लगातार हो रहा है दिक्कत, तो आपको उसमें आने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा अलार्म फीचर हो रहा है, जैसे मेरा वजन कम हो रहा है या मेरे ब्लड आ रहा है स्टूल में या वॉमिटिंग में, तो आपको जल्दी आने की जरूरत है। जी, तो और भी विषय को आगे जारी रखेंगे, थोड़ा और इसके को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो पर दर्शकों के लिए एक ब्रेक जो है हम वो बीच में ले लेते हैं। ठीक है। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आज हम बात कर रहे हैं पेट के अल्सर की, और इस विषय पर हमारे साथ जो बात करने आए हैं वो हैं डॉक्टर विशाल बोध। सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कई बार ऐसे, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि कई बार हम अपने आप ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एसिडिटी हो रही है और हम डाइजिन पीना शुरू कर देते हैं, 1-2 दिन पीते हैं तो वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो कहाँ तक सही है अपने आप ये ट्रीटमेंट्स करना? देखिए, अगर आपका सिम्टम बहुत ओकेजनल है, वंस इन ए वीक हो रहा है, और स्पेशली आपने कोई हैवी मील लिया है उसके बाद हो रहा है, तो दैट इज़ ए नेचुरल थिंग कि ऐसा ओकेजनली हो सकता है। तो उसमें SOS आप एंटासिड, बिकॉज दीज आर
ये अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर, तो उससे अगर रिलीफ मिल रहा है और कोई अलार्म फीचर नहीं है तो ये हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत रह रही है, बार बार ये दिक्कत हो रही है और आपकी भूख में कमी आ गई है या आपके वजन में कमी आ रही है या आपको बार बार उल्टियाँ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाना पड़ेगा, या अगर खून की कमी भी अगर ऐसा लग रहा है आपको हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर, जो पेट के अल्सर के अगर हम इलाज की बात करें तो वो कितना समय लेता है और कितने समय में जो है इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो पेट का अल्सर होता है, जो अल्सर को भरने के लिए हमें एक एसिड जो स्टमक का होता है वो एक मुख्य कारण रहता है। एसिड की प्रोडक्शन को हमें बंद करना पड़ता है, तो इसके लिए जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे पीपीआई, पेंटोसिड, पेंटॉप वगैरह के बहुत नाम से आते हैं ये ड्रग्स, तो ये ओवर द काउंटर पे ही बहुत लोग लेते हैं। तो इस ड्रग को हम 2 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं, इनिशियली ट्वाइस डेली डोज में, और फिर नेक्स्ट 6 वीक कंटिन्यू रखते हैं। वो जो है एसिड को कम करती है और जो जख्म है, घाव है, उसको भरने में हेल्प करती है। लेकिन साथ में क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया को हमें जो है वो एसिड सप्रेस करने से ख़त्म नहीं होगा, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक के साथ में देनी पड़ती है। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, 2 से 3 एंटीबायोटिक जो है वो साथ में चलती है, यूजुअली अमोक्सिसिलिन, क्लिथोमाइसिन या मेट्रोनिडाजोल, इस तरह की एंटीबायोटिक रहती है, और इन्हें ट्वाइस डेली डोजेस में 2 वीक्स तक दिया जाता है। तो 90% ऑफ द केसेस में जो अल्सर है वो आज की डेट में मेडिकली ट्रीट हो जाता है, 90% ऑफ द केसेस में। बहुत कम केसेस होते हैं कि आज की डेट में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत तभी पड़ती है अगर अल्सर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, अगर जैसे कि अल्सर फट जाता है तब, या उसकी वजह से आंतों में रुकावट आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसका ट्रीटमेंट एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट द्वारा या मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा किया जा सकता है, और मेडिसिन से जो इसका इलाज है वो 90% से 95% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो अल्सर के जो मरीज़ हैं, जो अगर हम उनकी अब बात करें, तो अल्सर के जो मरीज़ हैं उनके लिए किन कौन से विशेष प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? अगर हम खान पान से बात करें, जैसे बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? क्या प्रिकॉशन जो है वो लिए जा सकते हैं? जो हमने ट्रीटमेंट हम प्रेस्क्राइब करते हैं जो बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने का लिए, वो 95% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब हमने अल्सर जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि अल्सर का जो भरने का टाइम है उस दौरान ऐसी प्रिकॉशन ली जाए कि जो उसकी हीलिंग को इम्पेयर ना करें। जैसे कि स्मोकिंग एक मुख्य कारण रहता है, जैसे निकोटीन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आप चबाने के उसमें ले रहे हो, जर्दा ले रहे हो, पान मसाले में ले रहे हो, या आप स्मोकिंग कर रहे हो, उसका वो किसी भी फॉर्म में जो है अल्सर की हीलिंग को इम्पेयर करता है, मतलब उसको भरने नहीं देता जख्म को, और वो जख्म लंबे टाइम तक उसको कैंसर में तब्दील करने के भी वो सहायक होता है। तो हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके की स्मोकिंग करे। ये एक मुख्यतः कारण रहता है कि अल्सर रिफ्रैक्टरी रहता है, भरता नहीं। और इस दौरान हम चाहते हैं कि अल्कोहल का सेवन भी ना हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी ना पेशेंट खाए, और जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो भी आपने अवॉइड करनी है, और पेन किलर्स भी नहीं यूज़ करने। अगर इनकेस अगर पेन होती भी है तो आप सिंपल जो ओवर द काउंटर आपको पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, जो बहुत नाम से आती है, डोलो, क्रोसिन, पैरासिप ऐसे करके आती है, वो आप इसमें थोड़ा सेफ़ रहती हैं। बाकी पेन किलर्स जो है इसमें आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लें। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और एक फास्टिंग नहीं करना है जब आपका अल्सर का ट्रीटमेंट चला हुआ है, क्योंकि उससे एसिड की रिदम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अगर आप फास्टिंग करते हो तो अल्सर की हीलिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। डॉक्टर, जैसे हमने बात की तंबाकू की, अगर मैंने बात की, तो क्या अल्सर, चाय की अगर हम बात करें, कॉफ़ी, कई लोगों को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है, बहुत ज़्यादा चाय जो है वो ज़्यादा पीते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले जो उनकी शुरुआत है, मॉर्निंग की शुरुआत, वो चाय से ही होती है। चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, शराब, तंबाकू, क्या मेन कॉजेज़ ये भी रहते हैं अल्सर के? हाँ, ये अल्सर को भरने से रोकते हैं। जैसे अल्सर अगर आपके हैं तो आपको अल्सर को जो हीलिंग होनी है अल्सर की, जो आपने ट्रीटमेंट देना है, ये उसको हील होने से डिले करते हैं या रोकते हैं। और जैसे कि जो चाय और कॉफ़ी है ये इसको थोड़ा सा प्रेसिपिटेट करती है। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो दर्द का सिम्टम होता है या दूसरे सिम्टम होते हैं पेन का, तो उनको ये प्रेसिपिटेट करती हैं। तो आज के टाइम में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है। आपको आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, और 90 to 95% केसेस में अल्सर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है,
बस ये ज़रूर है कि जो अल्सर जिनको एक बार डिटेक्ट हो चुका है उनको थोड़ा सा बाद में भी जो है डाइटरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मैं उनको वही आपसे पेन दोबारा किलर के पूछने अब्यूज से मैं चाह रही थी बचना कि चाहिए। जो अल्सर के पेशेंट्स हैं जिनको अल्सर डिटेक्ट हो चुका है और जिनकी सर्जरी की बात करें या मेडिकली जो ठीक हुए हैं, उनको कैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, उनका जो रूटीन है या खाने पीने की अगर हम बात करें तो वो कैसा होना चाहिए? देखिए जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे जो भी अल्सर का पेशेंट है, एक तो उसकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, खाने का जो टाइमिंग है वो ठीक रहनी चाहिए। सेकंड, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड फाइबर उनमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट उनमें होते हैं, तो वो अल्सर की हीलिंग में हेल्प करते हैं। और जो जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, ये अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, आपको अगर अल्सर की बीमारी है और साथ में अगर आपको कोई शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो आपको आपके डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि शुगर या हार्ट की बीमारी जो चेक कर रहे हैं कि हमें अल्सर की बीमारी भी है, ताकि उसमें जो वो साथ में दवाई देते हैं खून को पतला करने की, तो उसकी डोज़ को भी टाइट्रेट करना पड़ता है। और अल्सर का इलाज जैसे जब हमने ख़त्म कर लिया मेडिकली, तो उसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फेक्शन है वो इरेडिकेट हो चुका है। मतलब एक टेस्ट हम शुरू में करेंगे जिसमें हम देखेंगे एच pylori का इन्फेक्शन है, फिर हम ट्रीटमेंट देंगे तो 95% केस में ये ख़त्म हो जाता है। तो जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके 2 to 4 वीक बाद हम एक दोबारा स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो है एच pylori का इन्फेक्शन ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है। जी डॉक्टर, अक्सर जो है हम इलाज करते हैं, कई बार इलाज जो है थोड़े दिन बाद जो बीमारी है जो ठीक हो जाती है तो लगता है कि हम रिलैक्स फील कर रहे हैं और वो दवाइयाँ जो हैं वो बीच में ही छोड़ दी जाती हैं, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए इसमें हाँ, ये स्पेशली मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग जो है जैसे जब हम दवाई शुरू करेंगे, इनिशियली थोड़ी सी जो दवाई होती है उससे बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। 3 से 4 दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो है दवाई बंद कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो कई बार रेजिस्टेंस जो है उसमें डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो जो आपका 14 डेज़ का कोर्स है, इट्स ओनली 2 वीक कोर्स, वो आपको कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। हाँ ज़रूर थोड़े, क्योंकि आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे जो 10 से 30% लोगों में हो सकते हैं, इन द फॉर्म कि आपको थोड़ा सा कई बार डायरिया हो सकता है, थोड़ा एंटीबायोटिक की वजह से स्टूल का कलर चेंज हो सकता है। तो वो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ये इस मेडिसिन की वजह से है कि, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर हम इस बैक्टीरिया को रेडिकेट नहीं करते हैं तो चांसेस है कि आपको रिकरेंट अल्सर हो जाए। तो पहले इन अल्सर को जब तक ये इस बैक्टीरिया का पता नहीं लगा था और इसका रेडिकेशन नहीं होता था, तो ये अल्सर प्रॉब्लम जिसको एक बार हो जाती थी वो लाइफ लॉन्ग रहती थी, वो क्रोनिक रहती थी, क्योंकि वो दोबारा से अल्सर बनते रहते थे उसके। तो ये कोर्स आपने पूरा करना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। जिस भी आप उनको दिखा रहे हैं, स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है वो ट्रीटमेंट लेने के दौरान, आप दोबारा से वापस जाइए कि डॉक्टर से बात कीजिए कि दिक्कत हो रही है। अगर उनको साथ में उन्होंने प्रोबायोटिक ऐड करना है, कुछ ऐड करना है सिम्टम रिलीफ के लिए, वो ऐड करें, लेकिन आपको कोर्स पूरा करना है। जी सर, इन केस ऑफ इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं कि पहले से नहीं पता है कि अल्सर है, और जैसे कि हमने ब्लास्टिंग स्टेज की बात की कि ब्लास्ट हो जाता है या वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं या खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाते हैं, उस समय पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा, वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक हमने इस विषय में स्टडी की थी। अगर हम नेशनली देखें तो नेशनली जो हमारे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है, जैसे PGI है, एम्स हैं, वो कहते हैं कि जो इंडिया में आज की डेट में जो पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आता है, खून की उल्टी या काले रंग की दस्त के साथ आता है, तो उसका मुख्यतः कारण वो कहते हैं कि लीवर डिजीज़ और पेरिसिस होते हैं अंदर, और सेकंड कारण जो है अल्सर होते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ हमने स्टडी की थी, फिर हमने उनके सब स्टडीज़ के साथ कंपैरिजन किया था, उसमें हमने दिखाया था कि हमारे यहाँ मुख्यतः कारण जो ब्लीडिंग के साथ आता है पेशेंट, खून की उल्टी के साथ या काले रंग के दस्त का, उसका मुख्य कारण अल्सर है, और जो लीवर का डिजीज़ है वो कम है। हमारे यहाँ अल्सर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट में अगर ब्लीडिंग वाली कॉम्प्लिकेशन है तो उसका एंडोस्कोपी के माध्यम से इलाज मोस्टली हो जाता है, जो ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अल्सर फटने की होती है, वो लेस कॉमन है, ब्लीडिंग से कम होती है, मतलब 1% में होगा, और अगर ब्लीडिंग है वो 15% में होगा। तो जो फटने वाला है वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है, उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और सर्जन के पास जाना है।
most तो है जितने आजकल। जल्दी अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो उनको जितनी जल्दी डिटेक्ट किया हाँ जा जी। सके और स्पेशलिस्ट के पास जा सके तो इससे जो है हम जितनी जल्दी जो है इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। तो किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, समय रहते उसकी जांच करवानी चाहिए और इलाज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, जो इलाज दिया जा रहा है उसे पूर्ण रूप से लेना चाहिए और उसे जो है डॉक्टर की सलाह लिए बिना बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।